तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राहुल रतन सिंह के बारे में, जो कि राहुल शाखा के अंतिम शासक हैं। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं परसों वाली क्लास का आपको रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी। तो परसों वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने 3 शासकों के बारे में पढ़ा था, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तो जेतर सिंह के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था और इनके समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था, उसने आक्रमण किया था। दोनों के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था। भूताला उदयपुर में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे दोनों के मध्य युद्ध होता है। जेतर सिंह जीत जाते हैं और जेतर सिंह के इस युद्ध में सेनापति थे बालक और मदन। और इल्तुतमिश जब जा रहा था उसने नागदा को नष्ट कर दिया, ये भी जानकारी हमें मिलती है। और ये जानकारी किस बुक से मिलती है? तो अमीर मद मर्दन से मिलती है। ये बुक किसने लिखी? तो जय सिंह सूरी ने लिखी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो जेतर सिंह का समय है वो दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग बताया है। और उसके बाद में पढ़ते हैं तेज सिंह के बारे में। तेज सिंह के समय 1261 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ मिलता है, जिसका नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी था। और ये कमल चंद्र ने लिखा था और ताड़ के पत्तों पर लिखा था। और ये वर्तमान में पाटन गुजरात में संरक्षित है। इतनी बातें हमने कर ली थी। और मैंने ये भी आपको बताया था कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ यानी चित्र बनाने शुरू हो चुके थे। तो इसके लिए हम कहते हैं कि मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत है वो तेज सिंह के शासनकाल से हुई थी। और मेवाड़ जो चित्रकला शैली है वो राजस्थान की प्राचीनतम चित्रकला शैली है। ये भी बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में मैंने बताया था कि तेज सिंह की एक रानी थी जैतल देवी। जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ जो कि जैन मंदिर था उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में मैंने पढ़ा था समर सिंह के बारे में। समर सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक कुंभकर्ण और एक राहुल रतन सिंह। राहुल रतन सिंह बड़े थे, उन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया और कुंभकर्ण ने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद में मैंने पढ़ा था समर सिंह के कुछ दरबारी विद्वानों के बारे में। मैंने आपको 4 दरबारी विद्वान बताए थे, 2 जैन 2 हिंदू। और जैन कौन कौन से थे? तो एक रतन प्रभा सूरी, एक पार्श्वचंद जैन। उसके बाद में 2 हिंदू विद्वानों के नाम आपको बताए थे मैंने, एक शुभचंद और एक भावचंद वेद शर्मा। इसके बाद में एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी परसों वाली क्लास में, तो वो मैं आपको आज बता देता हूँ। वो बात थी कि कहते हैं कि समर सिंह जब शासन कर रहा था, समर सिंह का शासन लगभग 1273 ईस्वी से 1302 तक है। इसी के समकालीन रणथंभौर में हमीरदेव चौहान शासन कर रहे थे, जिनका शासन 1282 से 1301 तक है। कहते हैं कि रणथंभौर पर जब हमीरदेव चौहान शासन कर रहे थे तो हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था समर सिंह के समय। ठीक है। और वहाँ से मेवाड़ से खिराज वसूला था। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे राहुल रतन सिंह के बारे में। सबसे पहले तो राहुल रतन सिंह के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये राहुल शाखा के अंतिम शासक थे। ठीक है। यानी राहुल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? तो राहुल रतन सिंह। और उनका शासनकाल 1302 से लेकर 1303 यानी उन्होंने 1 वर्ष तक शासन किया था। और मैं आपसे पूछूं कि राहुल रतन सिंह के समक्ष दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? एक का मतलब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था और राहुल शाखा के अंतिम शासक राहुल रतन सिंह थे। और अब मैं आपसे कहूँ कि रतन सिंह है, उनकी एक रानी थी, रानी का नाम था पद्मिनी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये पद्मिनी कौन थी? तो इस बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जो कि पद्य रचना है। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है, उसका नाम है पद्मावत। और पद्मावत एक पद्य रचना है। और ये जायसी ने कब लिखी? तो 1540 ईस्वी में। और कौन सी भाषा में लिखी? तो अवधी भाषा में। तो इस कहानी में, इस पद्य रचना में जिसका नाम पद्मावत है, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं पद्मिनी के बारे में। तो ये आपको मैं यहाँ पे जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखी गई है वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं कि पद्मिनी है वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। सिंहल द्वीप का राजा है कौन? गंधर्व सेन। और उनकी एक रानी है चंपावती। इन दोनों की पुत्री है पद्मिनी। और पद्मिनी रखती है एक तोता। क्या रखती है? तोता। उसका नाम भी ये बताते हैं कि हीरामन नाम का तोता कोई रखती है। ठीक है। कहते हैं कि एक बार ये तोता उड़ रहा था और इसको एक जो शिकारी है उसने पकड़ लिया। और शिकारी ने कहते हैं कि एक ब्राह्मण को बेच दिया। ठीक है। ब्राह्मण तोता रख रहा था, ब्राह्मण वो जाता है मेवाड़ साइड, और मेवाड़ साइड वो इधर राहुल रतन सिंह के पास आया हुआ था। तो उसमें कहते हैं कि उस ब्राह्मण से ये तोता राहुल रतन सिंह ने खरीद लिया। ठीक है। ये तोता राहुल रतन सिंह ने खरीद लिया। उसके बाद में कहते हैं कि राहुल रतन सिंह की एक रानी और थी, उनका नाम मिलता है नागमती। कहते हैं कि नागमती एक बार मेकअप वगैरह कर रही थी और मेकअप वगैरह करके उसने हीरामन तोते से पूछा, पास में राहुल रतन सिंह बैठे थे। तो हीरामन तोता ने तोते से पूछा, किसने? नागमती ने। नागमती ने पूछा कि मैं
क्या मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री हूँ? हीरामन तोते ने कहा कि जब सरोवर में हंस नहीं होते तो बुगले भी अपने आप को हंस समझने लगते हैं। इस बात पे नागमती ने हीरामन तोते से पूछा तो कि मेरे से सुंदर फिर कौन है इस संसार में? तो हीरामन तोता है वो नागमती और राव रतन सिंह के समक्ष पद्मिनी है उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करता है और राव रतन सिंह पद्मिनी से प्रेम करने लगते हैं। और जो हीरामन तोते ने रूप सौंदर्य बताया था किसका? पद्मिनी का, उस पर ये मुग्ध हो जाते हैं। कौन? राव रतन सिंह। और राव रतन सिंह नागमती से कहते हैं कि तू तो कर मेकअप और मैं लैंड जाऊँ मेवाड़ यानी पद्मिनी लैंड जाऊँ। तो इस वक्त कहते हैं कि हीरामन तोते को साथ में लेकर राव रतन सिंह और कुछ अपने साथियों को लेकर योगी का वेश बनाते हैं और चले जाते हैं शैल द्वीप। और शैल द्वीप में जाके ये रहने लगते हैं, कुछ दिन रहते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि हीरामन तोता पद्मिनी के पास जाता है और वो रतन सिंह के बारे में पद्मिनी को बताता है। कौन? हीरामन तोता। और हीरामन तोता कहते हैं कि मेवाड़ का बहुत ही वीर शासक है और काफ़ी पॉपुलर राजवंश है उस समय का। ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि जो पद्मिनी है वो भी रतन सिंह से प्रेम करने लग जाती है जब हीरामन तोता रतन सिंह के बारे में बताते हैं। और पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में आप सभी जानते हैं, कहा जाता है कि जब वो पानी पीती थी तो वो पानी अंदर पेट तक जाता हुआ दिखता था। ठीक है, इस प्रकार की कुछ बातें पद्मिनी के बारे में की जाती है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि दोनों का आपस में प्रेम हो गया, हीरामन तोते ने बताया। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं कि बसंत पंचमी का अवसर था और बसंत पंचमी के दिन जो पद्मिनी है वो अपनी सखियों के साथ मंदिर था विश्वेश्वर। विश्वेश्वर इसका मतलब स्वर लग रहा है, तो ये कोई शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी की पूजा करने आए हुए थे बसंत पंचमी के दिन पद्मिनी। उस समय राव रतन सिंह योगी बन के बैठे हो पेड़ियाँ पर और ये लैंड बना के बैठा और पद्मिनी के ला रही सारण मतलब जो साधु संत था या फिर भिखारी वगैरह था बांध के गरी अट बागड़ी में ताड़ा दान बांध के गरी मतलब कुछ भिक्षा में देने लग रही। तो उस समय कहते हैं कि जब दे रही थी पद्मिनी उनको तो कहते हैं वो राव रतन सिंह को देने लगी, दोनों की नज़र से नज़र मिली और दोनों में प्रेम हो गया। उसके बाद में कहते हैं कि जब राव रतन सिंह के बारे में गंधर्व सेन जो कि पद्मिनी के डैडी थे उनको पता लगता है तो वो कहते हैं कि पद्मिनी और राव रतन सिंह की दोनों की शादी करवा देते हैं। उसके बाद में ये मेवाड़ में आ जाते हैं दोनों राव रतन सिंह और पद्मिनी। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार जो किस्सा है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जब मेवाड़ में आके राव रतन सिंह और पद्मिनी रहने लगते हैं उसमें कहते हैं कि यहाँ पे एक ब्राह्मण था जो कि रतन सिंह के दरबार में रहता था, उसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन कौन था? ये ब्राह्मण था जो कि रतन सिंह के दरबार में रहता था। ये ब्राह्मण था और साथ साथ में ये जादू टोना भी जानता था। क्या जानता था? जादू टोना। कहते हैं कि जब जादू टोना के बारे में रतन सिंह को पता चला कि राघव चेतन ब्राह्मण के साथ साथ जादू टोना भी करता है तो राव रतन सिंह ने राघव चेतन की बेइज्जती की। ठीक है, और राघव चेतन से कहा कि चलो मेवाड़ से चित्तौड़ से छुट्टी करो, आप बोरिया बिस्तर बांधो अपने। उसके बाद में कहते हैं कि जब राघव चेतन के बारे में और रतन सिंह की ये बात के बारे में जब पद्मिनी को पता चलता है तो पद्मिनी क्या कहती है? पद्मिनी कहती है कि किसी भी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। और पद्मिनी कहती है कि राव रतन सिंह से के राघव चेतन को यहाँ पे वापिस रहने के लिए मना लेती है। और पद्मिनी कहती है कि मैं जो राघव चेतन है उनको कुछ भेंट देना चाहता हूँ यानी देना चाहती हूँ। तो उसमें कहते हैं कि पद्मिनी ने राघव चेतन को महल में बुलाया अपने और उस झोंके से जिस झोंके में यानी वो महल में झोंके होते थे तो बाहर राघव चेतन खड़ा हुआ था, इधर पद्मिनी। तो कहते हैं कि जब पद्मिनी ने अपना कंगन निकाल कर राघव चेतन की झोली में डाला तो उसमें राघव चेतन पद्मिनी को देखते हैं और राघव चेतन भी मूर्छित हो गया यानी बेहोश हो गया। अब बात रतन सिंह ने बताई सैनिका कि भी राघव चेतन तो पद्मिनी को कंगन लान गयो भेंट लान गयो बड़े बेहोश हो गयो। राघव चेतन ने होश आयो और राव रतन सिंह बुझो तेरे लुगाई कौन देखड़ी रहे? राघव चेतन का लुगाई देखड़ी है पण इसी कौन देखड़ी? ठीक है, तो इतो कहता है रतन सिंह ने आयो गुस्सो 2-4 मारी थप्पड़ गई। इतम सैनिका पकड़ लियो ना मारो इतम कह रतन सिंह फिर कह और मारी गए लंप गए
कि तू मेरी पत्नी का नहीं बुरी नज़र डालता, ठीक है, ऐसे कह के मारी। किसने? रतन सिंह ने। और राघव चेतन को कहते हैं कि रतन सिंह ने चित्तौड़ से भगा दिया कि छुट्टी कर दूंगा, अब देख क्यों नहीं हट, लात तोड़ दूँ तेरी, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि राघव चेतन चला जाता है एके के पास, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जाके बताया भी राघव चेतन तभी रतन सिंह की एक रानी है पद्मिनी, बहुत ही सुंदर है। अलाउद्दीन खिलजी के तन के बेरो कि यार मैं आप देख गए होंगे, मत देख के बेहोश हो गए, ठीक है, ऐसे करके कुछ वर्णन बताता है। उसके बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। वो सारी कहानी मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन के कहने पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, लेकिन वो कहते हैं कि चित्तौड़ को जीत नहीं पाता है। उसके बाद में वो राव रतन सिंह से संधि वगैरह की बात करता है, और संधि वगैरह बात करने के लिए वो चित्तौड़ के अंदर आता है और राव रतन सिंह के साथ भोजन वगैरह करता है। भोजन वगैरह करने के बाद शतरंज वगैरह भी ये खेलते हैं दोनों। फिर कहते हैं कि अगले दिन जब ये अलाउद्दीन खिलजी को जब ये द्वार तक, हमारे यहाँ परंपरा है, यानी हिंदू धर्म में हमारी परंपरा है कि कोई भी मेहमान हो, अतिथि हो, उसको हम दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। और अभी तो आप अड्डे पर छोड़ के आओ, ठीक है, तो यानी दरवाजे तक छोड़ने की परंपरा थी। तो राव रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को दरवाजे तक बाहर छोड़ने आए, तो उस समय कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया, ठीक है। ये सारी मलिक मोहम्मद जायसी की जो कहानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली ले गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसको? रतन सिंह को। रतन सिंह को दिल्ली ले जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इधर मेवाड़ में फ़ोन किया, चित्तौड़ में, कहा कि पद्मिनी को आप दिल्ली पहुँचा दीजिए और राव रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद में कहते हैं कि जब ये बात पद्मिनी को पता चलती है, तो पद्मिनी रूप सौंदर्य के साथ साथ एक चतुर चालाक नारी भी थी। तो उन्होंने क्या किया? शर्त स्वीकार करी कि पद्मिनी दिल्ली आ रही है। तो उसमें जब दिल्ली यानी उसमें जब इधर उधर से रानियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी तो पालकी में जाती थी। तो पद्मिनी ने क्या किया कि जो पालकियाँ थी उसमें अपनी सखियों की या अपनी अन्य रानियों के साथ उनको नहीं बिठाया, बल्कि उनकी जगह जो वीर सैनिक थे मेवाड़ के, चित्तौड़ के, उनको बिठाया। और साथ में पद्मिनी के कहते हैं कि चाचा क्या, गोरा और बादल, गोरा और बादल थे। अब बादल कौन था? तो ये कहते हैं कि पद्मिनी का भाई था और गोरा ये चाचा थे, ठीक है। तो ये दोनों साथ में थे और ये दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली जाके वहाँ पे पद्मिनी कहती है कि मैं अपने पति रतन सिंह को देखना चाहती हूँ। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जाओ देखियो। तो उसमें कहते हैं कि जब पद्मिनी राव रतन सिंह को देखने जाती है तो उसमें कहते हैं कि वो जो सैनिक थे साथ में, वहाँ में कुछ सैनिक जो अपने साथ कुछ औजार लिए हुए थे, उन्होंने कहते हैं कि राव रतन सिंह की जो हथकड़ियाँ वगैरह वो तोड़ी। उसके बाद में रानी पद्मिनी और रतन सिंह घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से दिल्ली से निकल जाते हैं। और उस समय जब ये निकलते हैं तो बादल उनके साथ था और गोरा क्या कर रहा था? जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी जो पीछा कर रही थी पद्मिनी और रतन सिंह का, उनको रोकने में वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अटैक होता है, आक्रमण यानी आक्रमण होता है चित्तौड़ पे। और उस समय चित्तौड़ का पहला साका होता है और इस साके में केसरिया करते हैं राव रतन सिंह और साथ में बादल। उसमें कहते हैं गोरा तो जब अलाउद्दीन की जो सेना थी पीछा कर रही थी उसमें वीरगति को प्राप्त हो गई। तो कहते हैं कि बादल और राव रतन सिंह केसरिया करते हैं, जबकि पद्मिनी अपनी 1600 रानियों जो साथ में थी उनके साथ जोहर कर दिए। अब इस कहानी से आपको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, 2 बार का आक्रमण नहीं किया। इतिहासकार कहते हैं कि 1 बार आक्रमण किया था और उसने 8 माह तक का घेरा डाला था। इसका मतलब यहाँ पे ये कहानी फेक साबित होती है। और उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊँ कि आप सोचो, इमेजिन करो कि मेवाड़ से जो राव रतन सिंह है वो सियल द्वीप जाते हैं, वहाँ पे कुछ समय रुक के आते हैं और पद्मिनी से शादी करके वापस आते हैं। और इनका शासनकाल तो 1 साल का है, इतनी चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ। और उसके बाद में जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो पद्मावती जो उन्होंने पद्मावत लिखा था, उसके बाद में ये लास्ट में लिखते हैं कि ये एक कहानी है, कल्पना है, न कि सच्चाई है, ये इतिहास नहीं है। वो खुद लिखते हैं तो ये एक इतिहास नहीं है, बल्कि ये क्या है? कहानी, या फिर क्या है? ये कहानी है या फिर मेरी कल्पना है, ठीक है, ये कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहानी थी। लेकिन अब हम पढ़ते हैं जो फैक्ट है, फैक्ट बातें पढ़ते हैं और इतिहास जो क्या कहता है वो पढ़ते हैं। इतिहास कहता है कि सबसे पहले देखते हैं कि हम अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया, यानी आक्रमण के कारण हम देखते हैं। आक्रमण के कारण किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया ये कारण देखते हैं। तो पहला कारण मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी राजा होगा उसकी साम्राज्यवादी नीति होगी, वो अपने
साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा, तो इसके प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी अलाउद्दीन खिलजी की। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसी को हम कह सकते हैं विस्तारवाद की नीति थी, यानी वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरी आती है कि चित्तौड़ है, वो कहते हैं कि यानी ये दिल्ली है, ये आपका मारवाड़ है, सॉरी मेवाड़ है, और ये इधर मालवा पड़ता है, इधर ये गुजरात पड़ता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि दिल्ली से जब जाना होता था तो इस प्रकार यानी मेवाड़ के अंदर से होकर जाना पड़ता था, चाहे वो गुजरात जाओ चाहे वो मालवा जाओ। इस प्रकार एक प्रकार से ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि अगर मेवाड़ पे कब्जा हो जाए तो यहाँ पे मालवा और गुजरात और मालवा को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ है या मेवाड़ है वो मालवा और गुजरात के मार्ग में पड़ते थे, यानी गुजरात के मार्ग में पड़ता था। और ऐसी कहानी भी आती है कि जब समर सिंह के समय, समर सिंह कौन थे तो राव रतन सिंह के डैडी, तो उस समय कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की तरफ वो कोई अभियान करने गया था, उसमें कहते हैं कि ये मेवाड़ से गुजरा था। तो उस समय समर सिंह ने कहा कि यहाँ पे हमारे मेवाड़ से आप नहीं गुजर सकते, अलाउद्दीन खिलजी को कहा। और उस समय कहते हैं कि कर वगैरह वसूला था, तो इस समय कहते हैं कि कर वगैरह वसूल लिया था। तो इस समय हम कह सकते हैं कि मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव, यानी मेवाड़ इस प्रकार दिल्ली के सुल्तानों से कर वसूल रहे, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव, यानी मेवाड़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वो दिल्ली का जो सुल्तान है या शासक है उसको कुछ समझते ही नहीं, ये भी कारण था। उसके बाद में एक ये भी कारण था कि चित्तौड़ है वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्योंकि सामरिक दृष्टि से कैसे कि चित्तौड़ बहुत बड़ा किला था, सुदृढ़ किला था और ऊंचाई पे भी स्थित था। और इसी के साथ साथ ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी हम कहते हैं कि लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा, तो ये बहुत बड़ा था। उसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि इसमें कृषि भी होती है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन था, तो यहाँ पे भंडारण था, यानी भंडारण की व्यवस्था थी, स्टोरेज की व्यवस्था थी, यानी स्टोरेज की व्यवस्था थी यहाँ पे, यानी यहाँ पे अन्न जल वगैरह सभी भंडारण की व्यवस्था थी। तो ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और एक लास्ट कारण आप सभी जानते हैं, ये कहानी अभी आपको मैंने कितनी लंबी सुनाई, तो इसमें आप सभी ने पता हो गया था कि आपको ये अलाउद्दीन खिलजी की पद्मिनी को पाने की इच्छा थी। ये भी एक कारण यानी माइनर कारण हम मान सकते हैं, बहुत ही छोटा कारण हम मान सकते हैं। मेन कारण ये इतिहास की दृष्टि से ये कारण थे कि उसकी साम्राज्यवादी या महत्वाकांक्षी नीति थी, और चित्तौड़ या मेवाड़ का गुजरात और मालवा के मार्ग में पड़ना, और मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव, और चित्तौड़ का सामरिक महत्व, ये चार मुख्य रूप से कारण हैं। अब आप सभी जानते हैं कि जनवरी में आकर ही क्या है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के बाहर घेरा डाल लेता है, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जनवरी में आ जाता है और चित्तौड़ के बार घेरा डाल लेता है। अब मैं थोड़ी मारवाड़ी भी बीच में बोल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बागड़ी मारवाड़ी। तो यहाँ पे जनवरी में घेरा डालता है और अगस्त तक रहता है। तो इसका मतलब ये कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के जो बाहर कितने माह तक घेरा डाला, तो ये 8 माह तक घेरा डाला, ठीक है, जनवरी में आया अगस्त तक। और ये कहते हैं कि 25 अगस्त कहते हैं कि यहाँ तक जनवरी से अगस्त तक चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाल रखा, डाले रखा। तो इससे कहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग था, उसकी जो अन्न वगैरह है, जल वगैरह है, यानी खाने पीने की जो सामग्री है वो समाप्त हो जाती है। उसमें राव लरतन सिंह और सारे यानी जो गोरा बादल वगैरह ये सारे अंदर थे दुर्ग के, तो उन्होंने निर्णय किया कि अभी दुश्मन का अटैक होगा और सारे मार जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने साका किया, ठीक है। साका में 2 चीज़ें होती है, आप सभी जानते हैं, एक तो होता है केसरिया, एक होता है जोहर, ठीक है, ये 2 चीज़ें होती है। तो उसमें कहते हैं कि 8 माह घेरे रखने के बाद कहते हैं कि 25 अगस्त को ये घटना होती है। 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का पहला साका होता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। आक्रमण क्या करता है, ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सैनिक थे, उनको लगा था कि अब दुश्मन है वो अटैक करेंगे, दुश्मन ज़्यादा है, तो ये बाहर आके सारे क्या है मुगल सेना पर टूट पड़ते हैं। मुगल क्या है, ये सल्तनत जो दिल्ली सुल्तान की, ये दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि बहुत ही वीरता से गोरा बादल, राव लरतन सिंह सारे लड़ते हैं और ये सारे वीर गति को प्राप्त होते हैं। और हम कह सकते हैं कि राव लरतन सिंह और गोरा बादल के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है, ठीक है, बादल के नेतृत्व में।
और इसके अलावा जौहर होता है पद्मिनी के नेतृत्व में, और उनकी 1600 रानियाँ भी थी अन्य। तो आप याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पे 25 अगस्त 1303 को। चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? तो 25 अगस्त 1303 को। और इसमें केसरिया करते हैं राव रतन सिंह और गोरा बादल, और जो जौहर करती है वो आपकी पद्मिनी अपनी अन्य जो 1600 रानियाँ थी उनके साथ करती है। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं कि, और यहाँ पे ये भी मिलता है कि आक्रमण किसके कहने पे किया था? तो ये राघव चेतन के कहने पे आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये घटना भी मैंने आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इस शाखे में हमने पढ़ा था रण सिंह या करण सिंह पढ़ा था, उनके 2 पुत्र थे सामंत सिंह और चैम सिंह और खेम सिंह, जिनका एक नाम है और एक रहाब थे। रहाब सिसोदा ठिकाने पे शासन करते हैं, लेकिन जब चित्तौड़ का शाखा हो रहा था प्रथम, उसमें कहते हैं कि सिसोदा जो रहाब ने बसाया था उस ठिकाने पे, सिसोदा ठिकाने पे राज करते थे रहाब के जो वंशज थे वो। तो उसमें वंशज कौन थे? लक्ष्मण सिंह यहाँ पे सिसोदा पे राज करते थे चित्तौड़ के प्रथम शाखे के समय, और उनके 7 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र था हरि सिंह। तो यानी लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र चित्तौड़ के प्रथम शाखे में क्या वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो साथ में इतिहासकार था उसका नाम था अमीर खुसरो, जिनका मूल नाम मोहम्मद हसन है। ये कहते हैं कि अमीर खुसरो, इनकी एक बुक मिलती है खजाइनुल फतूह, और एक मात्र ये हम कह सकते हैं कि फतूह। ठीक है, हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ के प्रथम शाखे के एकमात्र प्रत्यक्ष दृष्टा जो इतिहासकार हैं वो आपके अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो क्या है? इसके प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, याद रखिएगा। और खुसरो अपनी बुक खजाइनुल फतह में लिखता है कि जो चित्तौड़ के जो आक्रमण हुआ, शाखा हुआ, उसमें कहते हैं कि सारे राव रतन सिंह वगैरह ये केसरिया कर लेते हैं, पद्मिनी जौहर कर लेते हैं। उसके बाद में ये चित्तौड़ में जब घुसता है अलाउद्दीन खिलजी तो उसको कुछ नहीं मिलता है राग के अलावा। तो इसको मतलब अलाउद्दीन खिलजी को बहुत गुस्सा आता है, और ये कहते हैं कि अमीर खुसरो लिखता है कि ये 30,000 जो निर्दोष व्यक्ति थे उनको कटवा देता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक नरसंहार करवाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ये कौन लिखता है? अमीर खुसरो लिखता है। 2 बातें याद रखिएगा, चित्तौड़ के जो प्रथम शाखे में जो सिसोदा ठिकाने पे लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र हैं हरि सिंह के समेत वो क्या है? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा अमीर खुसरो कहता है कि इस शाखे के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी घुसता है चित्तौड़ में तो उसको कुछ नहीं मिलता है, तो वह 30,000 निर्दोष व्यक्तियों को क्या है? कटवा देता है, नरसंहार करवा देता है। उसके बाद में देखिएगा, कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया चित्तौड़ पे, तो उसके बाद में ये अपने पुत्र को सौंप देता है। पुत्र का नाम था खिज्र खां। तो इसी के नाम पे बाद में इसका चित्तौड़गढ़ का नाम कर देता है ये खिजराबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करने के बाद चित्तौड़ पर अपने पुत्र को सौंप देता है। पुत्र का नाम था खिज्र खां, और खिज्र खां के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। किसका नाम? चित्तौड़ का। और ये जानकारी हमें मिलती है 1325 का एक चित्तौड़ में ही लगा हुआ है, धाईबा पीर दरगाह में लगा हुआ है, धाईबा पीर दरगाह, उसमें एक अभिलेख मिला हुआ है। हमें अभिलेख मिला है, फारसी अभिलेख है, उसमें हमें मिलता है, शायद थोड़ी कम हो गई है मार्कर में। तो यहाँ पे एक 1325 ईस्वी का धाईबा पीर दरगाह में अभिलेख मिलता है, चित्तौड़ में ही मिलता है, 1325 का है, फारसी अभिलेख है। इसमें हमें चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है। तो ये जानकारी हमें मिलती है कि खिजर खां ने बाद में अधिकार किया और उन्होंने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। ठीक है, खिजर खां के बारे में एक बात आपको और बताता हूँ मैं। खिजर खां ने जो गंभीरी नदी है, हम पढ़ते हैं कि गंभीरी बेड़च नदी के संगम पर मैसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास ही गंभीरी नदी बहती है, तो उस पर इसने एक पुल का निर्माण करवाया था। किसने? खिजर खां ने। इसने एक पुल का निर्माण करवाया था, और इसी ने चित्तौड़ की तलहटी में 1310 में एक फारसी अभिलेख लिखवाया था। किसने? खिजर खां ने। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसमें इसने अपने पिता की कुछ यानी पिता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की इसने 3 उपाधियाँ दी है कि ये दूसरा सिकंदर है, मेरा जो बापू है वो क्या दूसरा सिकंदर है। ठीक है, ये कहते हैं कि ईश्वर की छाया आएंगे। ये मतलब खिजर खां अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखता है। और ये
संसार का रक्षक है। ये 3 उपाधियाँ लिखता है किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियाँ लिखता है खिज़र खां, क्योंकि खिज़र खां को पता था कि मैं तो छोटा सा हूँ, राजकुमार हूँ, मुझे कौन जानेगा, लेकिन आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मेरे डैडी ने किया था। और चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया था? मेरे डैडी ने किया था। उसके बाद में मुझे सौंपा है, तो मैं थोड़ा कुछ अभिलेख वगैरह यहाँ पे चित्तौड़ में लगाऊँ, तो यहाँ पे कुछ मेरे डैडी की तारीफ करूँ। अभी ये डैडी की तारीफ करता है। और ये 1310 का जो फांसी अभिलेख है, जो कि चित्तौड़गढ़ की जो तलहटी नीचे होता है उस क्षेत्र में ये लगा हुआ है। और इसमें 3 उपाधियाँ अलाउद्दीन खिलजी की हमें मिलती है। यानी जो खिज़र खां लिखवाता है वो कहता है कि मेरा डैडी है, दूसरा सिकंदर है, ईश्वर की छाया है, और संसार का रक्षक है या संरक्षक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में कहते हैं कि खिज़र खां के बारे में एक बात मैंने आपको बताई थी अभी, गमीरी पर इसने पुल का निर्माण करवाया था, ये भी बात याद रखिएगा। और खिज़र खां के समय 1325 का एक दहबा पीर दरगाह का अभिलेख है, फारसी अभिलेख है, इसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में कहते हैं कि जो कान्नड़ देव सोनगरा थे, चौहान थे, जालोर वाले, उनका भाई था मुछाला मालदेव, मुछाला मालदेव यानी मालदेव, और बड़ी बड़ी मुछें रखता था, इस कारण इतिहास में ये मुछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये मुछाला मालदेव है, ये कहते हैं कि इसको सौंप दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, चित्तौड़ दुर्ग। उसके बाद में ये शासन करता है, ठीक है, कौन? मुछाला मालदेव। ये लगभग शासन करता है 1326 तक, सॉरी ये यानी कई साल शासन करता है। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसका पुत्र जो जैसाया वीरा नामक इसका पुत्र था मुछाला मालदेव का, वो शासन करता है। और उसके बाद में राणा हमीर है, वो जैसाया वीरा से चित्तौड़ छीन लेते हैं और सिसोदिया वंश की नींव रखते हैं। सिसोदिया वंश के संस्थापक माने जाते हैं राणा हमीर। उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो ये आप एक बार फिर से देख लेना क्लास, क्योंकि बहुत बड़ी बातें मैंने आपको बताई। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।